अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जुर्म कहानी और मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। नाजरीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आपको उन कहानियों से आगाह करते हैं जो हमारे माशरे के तारीख पहलुओं को बेनकाब करती हैं। आज की कहानी उन इंसानी दरिंदों की है जो कानून और इंसानियत की हुदूद पार करके मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। ये कहानियां ना सिर्फ हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा माशरा किस सिमत जा रहा है, बल्कि ये भी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हैं। तो आइए इन कहानियों का पर्दाफाश करते हैं और उन मजलूमों की आवाज बनते हैं जो इंसाफ के मुंतजिर हैं। जुर्म कहानी का सफर शुरू होता है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नाजरीन, मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ता है, मगर जब इसमें लालच, धोखा और बेवफाई शामिल हो जाए तो ये खतरनाक खेल बन जाता है। तारीख गवाह है कि मोहब्बत में जुनून की सरहद अबूर करने वाला अक्सर अंधी गली में जा पहुंचते हैं, जहां जज्बात की शिद्दत अकल को मफलूज कर देती है और अंजाम भयानक हो जाता है। सवाल ये है कि क्या लालच और हवस ने हमारे मुआशरे में मोहब्बत जैसे मुकद्दस रिश्ते को भी एक कारोबारी मुआहिदा बना दिया है? आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंदोनाक दास्तान है, जहां एक औरत ने मोहब्बत पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे धोखा, बेवफाई और आखिरकार मौत मिली। ये वाक़या खानेवाल के नवाही इलाके 12 चक में पेश आया। मुनीरा बीबी, जो एक आम मगर बाहिम्मत खातून थी, अपने बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए एक छोटी सी किरियाने की दुकान चलाती थी। जिंदगी के इस मुश्किल सफ़र में उसे खानेवाल के कली बाजार के एक दुकानदार अली हसन से मोहब्बत हो गई। अली हसन ने भी मोहब्बत के वादे किए, शादी के ख्वाब दिखाए और इस एतमाद को इतना मजबूत कर दिया कि मुनीरा बीबी ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी यानी 4 तोले सोना भी उस शख्स के हवाले कर दिया। लेकिन मोहब्बत के इन वादों के पीछे अली हसन के इरादे कुछ और ही थे। वो ना सिर्फ मुनीरा बीबी की इज्जत से खेलता रहा, बल्कि बाद में शादी से भी मुकर गया। उसने कहा कि उसके घरवाले शादी के लिए राज़ी नहीं। ये सुनकर मुनीरा बीबी का दिल टूट गया और उसने गुस्से में अली हसन को जान से मार देने की धमकी दे दी। मगर उसे क्या खबर थी कि धोखा देने वाले आदमी उससे ज़्यादा संगदिल और दरिंदा सिर्फ साबित होगा। 23 दिसंबर 2024 की रात अली हसन ने अपने साथी रहमत के साथ मिलकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया। वो मुनीरा बीबी को उसके घर के बाहर से बहाने से लेकर गया और खोखराबाद में रहमत के घर ले आया। वहाँ पहले से मौजूद रहमत की बीवी सोबिया और एक और साथी वसीम भी शामिल हो गए। इन चारों दरिंदों ने मिलकर मुनीरा बीबी को गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने के लिए उसे घर में एक गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। सर जो 12-13 साल तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਲਭਾਈ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਲਭਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ पुलिस वाले ने करी है। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मुआशरा इतना बेहिस क्यों हो चुका है? मोहब्बत में धोखा देना तो आम हो चुका है, मगर क्या मोहब्बत के बदले जिंदगी छीन लेना भी एक मामूल बनता जा रहा है? क्या हमारे अदालती निज़ाम में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं? अली हसन जैसे दरिंदे किस हौसले पर ऐसे संगीन जराइम का इर्तिकाब करते हैं? और सबसे बढ़कर जब मोहब्बत और इंतकाम की जंग होती है तो इसका अंजाम हमेशा भयानक क्यों होता है? ਮਨੀਰਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਫੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਖਰਾਬਾਦ ਚੌਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾਤੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮਨੀਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ, तो फिर पुलिस वाले ने जी लब्बे साल नाल जाके खोखराबाद उन्होंने लाश बरामद कराई है। उत्थों असीं लाश कड्ढी है जी, सिविल हस्पताल लैके गए, उत्थों दी रिपोर्टां रिपोर्टां बनवाईਆਂ ने, तो फिर उन्होंने गिरफ्तार करे ने। उन्होंने गिरफ्तार करके जी उन्होंने फिर वो लाश बरामद कराई है जी उन्होंने को। अली हसन सीगा, 2 बंदे उहदे नाल होर सीगे, एक औरत होर सी जिहड़ी उन्हां दे नाल नामजद सीगी, जिन्हां ने नाल रल के मारी है। कत्ल के बाद अली हसन इतना बेखौफ था कि उसने महज 2 दिन बाद शादी कर ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ मुनीरा बीबी के घर वाले उसे हर जगह तलाश करते रहे। कुछ दिनों बाद उसके भाई बशीर अहमद ने DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क को दरख्वास्त दी, जिस पर SHO मखदूमपुर इमरान शाहिद ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की। मोबाइल डेटा की मदद से जब अली हसन को गिरफ्तार किया गया
تو اس نے نہ صرف اپنا جرم قبول کر لیا بلکہ اپنے ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ پولیس نے باقی تینوں ملزمان کو بھی حراست میں لے لیا اور کھوکر آباد میں وہی گھر کھود کر منیرہ بی بی کی لاش برآمد کر لی۔ قتل کے دفعات شامل کر کے ملزمان کو عدالت کے حوالے کر دیا گیا اور یوں انصاف کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی انصاف کافی ہے؟ کیا معاشرہ ان واقعات سے کوئی سبق سیکھے گا یا ایسی کہانیاں ہر روز جنم لیتی رہیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 چک مخدوم پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں آتا ہے اور 31 دسمبر کو ایک ابڈکشن ہوئی تھی، اس میں منیرہ بی بی لاپتہ ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے کہ عورتوں اور بچوں کے کیسز پہ خصوصی توجہ دی جائے، تو اس کی ہدایت کی روشنی میں میں نے اسپیشل ٹیم تشکیل دی۔ ایس ڈی پی او صدر، ایس ایچ او مخدوم پور اور آئی ٹی کی، انہوں نے ان پہ دن رات محنت کی۔ بس افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ریکور نہیں ہو سکیں کیونکہ ان کا قتل ہو چکا تھا اغوا سے پہلے ہی۔ جب رپورٹ پولیس کے پاس آئی تو اس سے پہلے ہی 6 ہفتہ پہلے ان کا مرڈر ہو چکا تھا۔ منیرہ بی بی اپنی ایک چھوٹی سی شاپ چلاتی تھی، گروسری شاپ، اس کے سامان لینے جب آئیں اور وہاں جو ان کے تعلق والے لوگ بندے تھے، حسن علی، رفاقت اور صوبہ بی بی، انہوں نے ان کو ایک سازش کے تحت بلایا اور ان کا مرڈر کر دیا۔ بعد میں جب یہ کچھ دن گھر میں نہ آئیں تو گھر والوں نے ان کو ٹریس کیا، پھر پولیس کے پاس ہے انفارمیشن دی تو اس پہ ایف آئی آر ہوئی اور یہ قتل بھی ٹریس ہوا اور ان کی ڈیڈ باڈی ملی، اور جو سارے کے سارے ملزم ہیں ان سے جو ایویڈنس نکال کے ساری پولیس نے جمع کر لی ہے اور ان کو جیل جمع کرا دیا۔ اس کیس کو پولیس بہت سیریس لیتی ہے۔ عورتوں کے خلاف جو تشدد کے کیسز ہیں اور وائلنس کے کیس ہیں، اس کو ہم نے اسپیشل ٹیم بنائی ہوئی ہے، ایس ڈی پی او، وہ پروسیکیوٹر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہم ان ظالموں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے بھرپور سزا دلوائیں گے اور عدالتوں میں اس کیس کو اچھی طرح پروسیکیوٹ کریں۔ ناظرین، یہ ایک المیہ ہے کہ محبت جو دو روحوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، بعض اوقات نفرت اور انتقام میں بدل کر کسی کی زندگی چھین لیتی ہے۔ لالچ، بے وفائی اور دھوکہ دہی نے ہمارے معاشرے کو کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے؟ ایسے واقعات اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک قانون سختی سے عمل درآمد نہ کرے اور لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ محبت ایک ذمہ داری ہے، کوئی کھیل نہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا، اور اگر ایسا سوچا جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔ دنیا بھر میں منشیات کا استعمال ایک بڑھتی ہوئی وبا بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف افراد کی ذاتی زندگی تباہ ہو رہی ہے بلکہ معاشرتی ڈھانچہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ پاکستان میں بھی اس لعنت کا عالم کچھ ایسا ہی ہے کہ نشہ آور مادوں کی زیادتی سے ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے اور فرد اپنی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ نشے میں مبتلا افراد اپنے اعمال کی صحیح تشخیص نہیں کر پاتے اور اکثر غلط فیصلوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ملتان میں نشے کی لعنت نے گھروں کے چراغ بجھا دیے ہیں۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی منشیات کے استعمال اور فروخت میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے، جس سے نوجوان نسل تیزی سے زہر کا شکار ہو رہی ہے۔ اندرون شہر کے مختلف علاقوں جیسے سورج میانی، دولت گیٹ، گلگشت، نیو ملتان، عیدگاہ اور دیگر مقامات پر منشیات فروشوں نے اپنا جال بچھا رکھا ہے، جس سے تعلیمی اداروں اور خاندانوں میں بربادی کا اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ یہ معاملہ نہ صرف ایک ذاتی بیماری ہے بلکہ ایک سماجی آفت بھی ہے جو ہماری کمیونٹی کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ منشیات کے استعمال سے فرد نہ صرف اپنی صحت بلکہ معاشرتی ذمہ داریوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تاریخی طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نشے نے انسانوں کی عقل و شعور کو کمزور کر کے جرائم کی راہ ہموار کی ہے، اور آج بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مداخلت کے بغیر یہ معاملہ شدید خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کہہ سکتے ہیں کہ منشیات کی جو فراہمی ہے اس کی ایک حد تک ہم نے روک تھام کر دی ہے۔ اسی سلسلے میں آج لوہاری گیٹ میں ایس ایس پی آپریشن کی نگرانی میں ایس ایچ او نے 13 کلو گرام چرس برآمد کی ہے اور 1 کلو گرام آئس برآمد کی ہے۔ اس پہ کام کرنا اور اس کی ریکوری کرنا، اس میں جو کارندے اور ڈیلرز ملوث ہیں ان کو گرفتار کرنا اس ٹیم کی بہت بڑی کاوش ہے۔ میں اس ٹیم کی ان کاوشوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اکنالج کرتا ہوں۔ اب ان نشیوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو سپلائی چین کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی منشیات روکنے میں ہمیں بڑی مدد ملے، اور اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ ملتان کے شہر کو ہم منشیات سے پاک کر کے انشاءاللہ دم لیں گے۔ شکریہ۔
जी हां, मुल्तान पुलिस ने संगीन सूरत हाल के पेश नज़र बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू कर दी। नए साल में दर्जनों छापे मारे गए और मनशियात के कई बड़े डीलर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनमें वहीद ओट, अली रजा कबूतरी, आकाश यूसुफ, आफ्ताब अहमद, इमरान, साबिर, काशिफ अशरफ, उमर दराज और अतीक जैसे बदनाम नाम शामिल हैं। पुलिस ने मुतादिद कार्रवाइयों में चर्स, हेरोइन, आइस और शराब की बड़ी मिकदार बरामद की और मनशियात फरोशों के ठिकानों को बिस्मार कर दिया ताकि मुस्तकबिल में ये नेटवर्क दोबारा फाल ना हो सके। पुलिस ना सिर्फ जो छोटे छोटे मंशियात फरोश हैं उनको भी टाइमली अरेस्ट कर रही है, बट कि जो बड़े सप्लायर हैं, जो बैनुल सूबाई सप्लायर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करके इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ताकि जो मुल्तान बिलखसूस है उसको इस नासूर से पाक किया जाए। अवामी हल्के पुलिस की इन कार्रवाइयों को सराहते हुए मुतालबा कर रहे हैं कि मंशियात के सप्लायर्स के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दाम किए जाएँ। कई वालिदैन ने नशे छुड़वाने के लिए बहाली मराकज़ की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है ताकि जो नौजवान इस लानत में फंस चुके हैं उन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाया जा सके। मगर ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। जब तक मुकम्मल ख़ात्मा ना हो और नौजवानों को महफूज माहौल फराहम ना किया जाए तब तक ये मसला जड़ से नहीं उखड़ सकेगा। लानत ख़त्म होनी चाहिए नशे वाली, क्योंकि ये हमारे अजीज़ हैं, 2-3 हैं, वो भी बर्बाद हो गए इसी। मैं तो कहता हूँ ये रोज़ाना पुलिस वाले जो आके इस पे हिट करें और इनको पकड़ें, जो बड़े बड़े मंशियात वाले हैं ना उनका खाना ख़राब करें, क्योंकि उनको तबाह करें, क्योंकि जो बच्चे हम गरीब लोग हैं, हम उनका नशा कहाँ से पूरा करेंगे। ठीक है ना जी, ये है कि उनको पकड़ कर उनको बंद करें और ये लानत ख़त्म करें। नाज़रीन, मनशियात के इस्तेमाल के संगीन नताइज हमारी सेहत और समाजी ढांचे को गहराई से मुतासिर कर रहे हैं। माजी के केसेस भी हमें यही सबक देती हैं कि नशा सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक तबाहकुन आफत है जिसने सैकड़ों घराने बर्बाद कर दिए। मौजूदा सूरत हाल भी इन्हीं तारीखी वाक़यात से मिलती जुलती है, जहां नशावर मादे ने न सिर्फ फर्द की अकल को मफलूज किया बल्कि माशरती अमन और अमान को भी बिगाड़ दिया। नाजरीन, नशे से दूर रहें और अपने खानदानों की हिफाजत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करें ताकि मनशियात फरोशों और डीलर्स को पकड़ा जा सके और हमारी आने वाली नस्लें महफूज रह सके। अगर हम मिलकर इस जंग में हिस्सा लें तो शायद इस लानत को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये कोई आखिरी बार नहीं होगा। एक खुला मैन हॉल, एक बेखबर राहगीर, एक मददगार शहरी जो जान की बाजी लगा देता है और एक रेस्क्यू सिस्टम जो हमेशा देर से पहुंचता है। जी हाँ, ये कहानी नई नहीं लेकिन हर बार नया जख्म दे जाती है। ये वो लापरवाही है जो निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है, वो बेहिसी है जो इंतजामिया की आंखों पर पट्टी की तरह बंधी हुई है। हम हादसे होते हुए देखते हैं, लाशें उठाते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन चंद अफसरान मुअत्तल होते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। आखिर ये सब कब बदलेगा? कब ये बेहिसी खत्म होगी? कब एक जान बचाने वाला खुद मरने से बचेगा? चूनिया रोड पर इमाम बारगाह चौक के करीब एक खुले मेन होल ने 2 जिंदगियां निगल लीं। एक खातून जो वहां से गुजर रही थी अचानक नीचे गिर गई। चीखो पुकार सुनकर उसके आसपास के लोग जमा हो गए। इसी भीड़ में से एक नौजवान काशिफ मदद के लिए आगे बढ़ा। वो खातून को बचाने के लिए मेन होल में उतरा, लेकिन जहरीली गैस के बायस बेहोश हो गया। कुछ ही लम्हों बाद उसका भाई अपने भाई को बचाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन वो भी बेहोश हो गया। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत उन्हें निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से खातून और काशिफ जांबर न हो सके। रेस्क्यू को कॉल की गई, लेकिन जब तक अहलकार पहुंचे शहरी अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाल चुके थे। ताख़ीर पर अहले इलाका गुस्से में आ गए और सरापा एहतजाज बन गए। सड़क ब्लॉक कर दी गई, हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद हुए और इंसाफ का मुतालबा किया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और राना मोहम्मद हयात खान साहब करें। जहाँ तक बात रह गई कटर के ढक्कन की और जो सेवरेज का निज़ाम है, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस इंतज़ामिया के साथ हम पहले भी बहुत लड़ाई कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। इनको इबरतनाक सज़ा दी जाएगी, माफ़ी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपके पुरानी मंडी के काउंसलर हजरात इमरान भट्ट साहब भी खड़े हैं, मलिक आशिक साहब भी खड़े हैं। तकरीबन हर हफ्ते हमारी इनके साथ लड़ाई रहती थी इंतज़ामिया के साथ, और इसी टॉपिक पे रहती थी कि किसी ना किसी दिन ये हादसा हो जाए, और वो हो गया। अल्लाह इसको जन्नत में जगह दे इंशाल्लाह। आज के बाद इस तरह का कोई हादसा भी नहीं होने देंगे। अब इंतजामिया, आज एडिशनल कमिश्नर साहब भी आए हुए थे,
आज राना हयात साहब ने कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की है और चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी आज उनकी मुलाकात है, सिर्फ इस एक टॉपिक के ऊपर। इंशाल्लाह अब ये मामला दुरुस्त। ये वाकया सिर्फ एक खुले मैनहोल का नहीं, ये इस सिस्टम की नाअहली का एहसास है जहां एक मासूम जान बचाने की कोशिश में अपनी जान दे देता है। ये वो निज़ाम है जहां इंसाफ की जंग सड़कों पर लड़नी पड़ती है, जहां ताकतवर हमेशा बच जाते हैं और कमजोर कुर्बानी का बकरा बन जाते हैं। क्या ये महज गफलत है या एक ऐसे सिस्टम की पैदावार जिसमें नाइंसाफी ही कानून बन चुकी है? यहाँ एक और सवाल भी उठता है। मोहब्बत और जंग में सब जायज समझा जाता है, लेकिन जब इंसाफ के नाम पर इंतकाम लिया जाता है, जब ताकतवर जुल्म की हद पार कर देता है, तो इंसाफ और इंतकाम में क्या फर्क रह जाता है? मोहब्बत में अंधा होकर लोग किस हद तक जा सकते हैं? क्या इंसाफ का जज्बा भी ताकत की हवस में बदल चुका है? एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया तो इंतज़ामिया हरकत में आई। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और एडिशनल कमिश्नर लाहौर को फौरी तौर पर जाकर तहकीकात करने का हुक्म दिया, जिसके बाद तफ्तीश शुरू कर दी गई। नाजरीन, ये वाकया एक मर्तबा फिर साबित करता है कि निज़ाम में दरारें इतनी गहरी हैं कि जब तक कोई हादसा ना हो, कोई जान ना गंवा दे, तब तक इस्लाह का पहिया नहीं चलता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चंद अफसरान की मौतली और मुकदमे किसी के लिए इंसाफ का बाइस बनेंगे, या ये भी महज वक्ती इक़दामात हैं जो चंद दिन बाद कागजों में दफन हो जाएंगे? हम बार बार यही सवाल करते हैं, लेकिन हर बार जवाब में हमें बस खामोशी मिलती है। नाजरीन, नए जमाने के जुराइम की शक्लें भी बदल रही हैं और मुजरिम जदीद तरीके अपना रहे हैं, लेकिन याद रखें, कानून की गिरफ्त मजबूत है और जुर्म चाहे जितना भी चालाक हो, इंसाफ के शिकंजे से नहीं बच सकता। जुराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जुराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज और इबरत अंगेज सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।